हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास में हम लोगों ने लास्ट किया था लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/f 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हम लोग, ठीक है, लेंस सूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ये यूज हो सकता है। ठीक है, आज जो अपने नया टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? रैखिक आवर्धन क्षमता। क्या है वो? रैखिक आवर्धन क्षमता। ये अपने पीछे भी करके आ चुके हैं, सेम है। लेंस के लिए रैखिक आवर्धन क्षमता, रैखिक आवर्धन क्षमता, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर। ये क्या होती है पता है आपको? प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, रैखिक आवर्धन क्षमता यानी कि जो स्मॉल m है, m से लिखते हैं इसको अपने, वो क्या होता है? h डैश बटा में h, यानी कि h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई मानते हैं अपने और h बिंब की ऊंचाई। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक या लीनियर मैग्निफिकेशन पावर कहलाता है। ठीक है, तो इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है रैखिक आवर्धन क्षमता का। यहाँ से h डैश निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? mh, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब की ऊंचाई का कितने गुना है? m की वैल्यू 2 है तो 2 गुना है, 3 है तो 3 गुना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगी रैखिक आवर्धन क्षमता। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो क्या है? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, कि किसी लेंस की पावर कितनी होती है, उसको कैसे मेजर करेंगे अपने। ठीक है, तो लिखते हैं अपने लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखो, लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाशीय किरण को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है, कितना वो अभिसारित कर सकता है और कितना वो अपसारित कर सकता है, वो जो उसकी क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो देखो, मान लो अपने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आपके पास ये उत्तल लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ऐसे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब ये क्या हो जाएगी? नीचे जाएगी, इस प्रकार से अभिसारित हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाती? सीधी चली जाती। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये क्या होती? सीधी चली जाती। अब जितना इसमें बैंड आया, जितनी ये अभिसारित हुई है, ये वाला एंगल जो है, इसको डेल्टा से लिख देते हैं अपने, यही एंगल क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, कितना ये अभिसारित होगा। ठीक है, जितना इसको ये बैंड कर सकेगा लेंस, उतनी ही लेंस की क्या होगी? क्षमता होगी। ठीक है, जितना ये एंगल होगा उतनी ही लेंस की क्या होगी? क्षमता होगी। ठीक है, और जैसे आपने अवतल दर्पण, अवतल लेंस लिया, ये वाला, जैसे आपने अवतल लेंस लिया तो इसमें क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण आएगी और हम जानते हैं कि इसमें प्रकाशीय किरण क्या होती है? फैल जाती है, यानी कि अपसारित हो जाती है। जो फैलती है उसको क्या बोलते हैं? अपसारित बोलते हैं अपना। ठीक, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाती? सीधी चली जाती। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये क्या होती? सीधी चली जाती।
ठीक है। अब इसके साथ जो एंगल बना है डेल्टा, यही इसकी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब तो उत्तल लेंस के लिए ये और अवतल लेंस के लिए ये, यानी कि डेल्टा निकालना। ये डेल्टा ही क्या है, लेंस की क्षमता है। तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इस पॉइंट को आप मान लो कोई भी P। ठीक है, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होती है प्रकाशीय किरण, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से पास होती है। किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो अपने क्या करते हैं, ये वाला एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसकी हाइट आप h मान लो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ये वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OPF। ठीक है, देखो लेंस की क्षमता तो आपको समझ आ गई ना क्या होती है, कि कोई भी लेंस है वो किसी प्रकाशीय किरण को कितना बैंड कर सकता है। ठीक है, तो उसकी लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा बैंड करेगा तो लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, और कम बैंड करेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर ये प्रकाशीय किरण यहाँ मिलती तो लेंस की क्षमता कम हो जाती, एंगल कम हो जाता। अब यहाँ मिली है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ लेंस। तो अपने को डेल्टा निकालना OPF में। यहाँ देखो आप, अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी क्या होगा, डेल्टा होगा, कारण एकांत त्रिकोण है। ये एंगल डेल्टा है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप tan थीटा लगा दो, यहाँ tan थीटा या tan डेल्टा। थीटा क्या है, डेल्टा है, तो tan डेल्टा क्या हो जाए, h लंब बटे आधार, h बटा में OF, या इसको आप ये लिख लो पहले, OP बटा में OF। tan डेल्टा है, डेल्टा बहुत ही छोटा है, तो tan डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, h, ये क्या है, फोकल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो अपॉन में f। ठीक है, इस h की वैल्यू को आप 1 लेट कर लो, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, 1/f। ठीक है, पावर ऑफ लेंस है तो इसको अपन P से लिखते हैं, तो डेल्टा को P से रिप्लेस कर दो आप, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1 में f। ये लेंस की क्षमता का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि ये फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस की क्षमता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, यदि आप फोकस दूरी बढ़ाओगे, किसी लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फोकस दूरी कम है तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपके पास लेंस की पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, जैसे उत्तल लेंस है, ये आपके पास क्या है, उत्तल लेंस। अब इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मेजर करते हो आप इसको। ठीक है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ आप फोकस दूरी पॉजिटिव रखोगे तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी किधर होगी, लगभग यहाँ होगी, फोकस बिंदु। अब इसको कैसे मेजरमेंट लोगे आप, इसका ऐसे लोगे, ऐसे प्रकाश की चिन्ह परिपाटी के नियम से आपतित किरण की दिशा क्या है, ये है, तो आप मेजरमेंट कैसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, तो ये क्या होगी, फोकस दूरी नेगेटिव, अवतल लेंस। तो यहाँ पर फोकस दूरी इसके लिए आप क्या रख दोगे, माइनस का f, तो इसका मतलब कि पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो पावर होती है, जो लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कारण, क्योंकि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, फिर इसके मात्रक की बात करते हैं अब। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायप्टर, D से लिखते हैं अपने इसको।
लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेंस की क्षमता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो कि लेंस के द्वारा प्रकाशीय किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी लेंस के द्वारा अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। या इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट डेफिनेशन निकाल सकते हो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, या इसका और डेफिनेशन लिख सकते हो, एक डेफिनेशन और बना सकते हो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो लेंस की क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी लेंस की क्षमता। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी भी लेंस की पावर कितनी होती है। ठीक है, किसी भी लेंस की पावर कितनी होती है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अपना नया टॉपिक आता है वो कौन सा है, ये लेंस की क्षमता। इसके बाद अपने करते हैं एक पतले लेंस से अपवर्तन। एक पतले लेंस से जो अपवर्तन होता है वो करेंगे। ठीक है, पतले लेंस से अपवर्तन। एक्चुअल में जो लेंस से अपवर्तन है वो किस प्रकार से होता है इस डेरिवेशन में आपको पता चलेगा। अब तक तो अपने सीधा अपवर्तित करके नीचे ले जाते थे या ऊपर ले जाते थे प्रकाश को। ठीक है, यानी कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से प्रकाशीय किरण गई ऐसे चली गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ किस प्रकार से जाती है वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कि सबसे पहले वो प्रकाशीय किरण इस पृष्ठ से टकराती है। सबसे पहले वो प्रकाशीय, ये वाली जो प्रकाशीय किरण है वो इस पृष्ठ से टकराती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और बाद में इस सरफेस से टकराती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप ये भी बोलते हो लेंस मेकर सूत्र, और क्या बोलते हो उसको, लेंस मेकर सूत्र ही बोल देते हो। ठीक है, तो इसकी हेडिंग आप लगा सकते हो पतले लेंस से अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र। सूत्र ड्राइव करना आपको। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखते हैं इसको। जैसे मान लो ये लेंस आपके पास, इसका डायग्राम ध्यान से देखना भी आप। ठीक है, मेनली डायग्राम ही है, आगे कुछ भी नहीं है इसमें। डायग्राम अगर आपको समझ आ गया ध्यान से तो डेरिवेशन अपने आप आता है। ठीक है, तो उस रे डायग्राम को ध्यान में रखोगे। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये इसका सरफेस मान लो आप एल एम एन, इसको एम डैश। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ, ये बीच में मीडियम है। जो बाहर मीडियम है उसको आप मान लेते हो म्यू 1 है,
और जो इसके अंदर है वो μ2 है, और बाहर फिर चलेगी वो क्या है, μ1। ठीक है, और ये आप जानते हो कि μ2 है वो μ1 से क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, μ2 है वो μ1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पृष्ठ से देखना है कि प्रकाशीय किरण का अपवर्तन किस प्रकार होता है। कौन से पृष्ठ से, LMN सरफेस। ठीक है, जब आप इस पृष्ठ की बात करोगे तो इस पृष्ठ को भूल जाओगे, आपको ये मानना है कि ये सरफेस है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अपने इस सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, एक बार के लिए मानना है कि सिर्फ यही सरफेस आप। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो। ठीक है, वो यहाँ दिया आपने, इसको डैश मान लो। तो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ आपके पास, यहाँ से प्रकाशीय किरण आपतित होगी कि ये यहाँ। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दो आप ए, जिस बिंदु पर आपतित हुई है उसको नाम क्या दे देंगे, ए। अब प्रकाशीय किरण देखो μ2 ज़्यादा है, μ1 कम है, यानी कि ये तो सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हम जानते हैं जब भी कोई प्रकाशीय किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है वो विलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है। अब विलंब की ओर क्या हो जाती है, वो झुक जाती है। अब ये जो पहला सरफेस है इसका अभिलंब खींचेंगे अपने सबसे पहले। ठीक है, ये जो पहला सरफेस है इसका अभिलंब खींचेंगे, वो कैसे बने। ठीक है, इसके वक्रता केंद्र आप मान लो C2 C1, ये फोकस दूरी। ठीक है, अब इसका जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ है, ये रहा। हम जानते हैं कि जो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, उनका जो अभिलंब गुजरता है वो हमेशा केंद्र से गुजरता है। तो इस सरफेस का केंद्र किधर होगा, इस सरफेस का केंद्र कहाँ, इधर ही है। तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे अपन, तो कैसे होगा, इस पर अभिलंब खींच दो आप, ये अभिलंब खींच, ये अभिलंब खींच दे। ठीक है, अब ये जो प्रकाशीय किरण है वो क्या हो जाएगी, ऐसे झुक जाएगी इसकी। बी। ठीक है, और यहां पर आकर के मिलेगी। अगर ये सरफेस नहीं है तो फिर ये यहां पर आकर के मिल जाएगी, यहां इसकी इमेज बनेगी। किस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इस सरफेस के कारण यहां बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझाइए आप। देखो सबसे पहले सिर्फ इस पृष्ठ की बात की है हम लोगों ने। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लगाया बस आपने। ठीक है, जैसे ये तो अभिलंब है, प्रकाशीय किरण ऐसे आई और ऐसे झुक गई। ठीक है, तो अभिलंब तो खींचना पड़ेगा जिस बिंदु पर आपतित हुई है। इस ए बिंदु पर आपतित हुई तो इसका अभिलंब तो आपको खींचना पड़ेगा, किधर झुकेगी। ठीक है, तो इसका अभिलंब ये वक्रता केंद्र से गुजरा, इस प्रकार से हम लोगों ने खींच दिया। हम ये सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, अब इस पृष्ठ की बात आती है, इस वाले सरफेस की बात करते हैं आप। ठीक है, इस सरफेस की बात करें, अगर ये सरफेस है तो अब क्या होगा, इस सरफेस के लिए आपतित किरण कौन सी, देखो ये वाला पृष्ठ था तो इसके लिए आपतित किरण कौन सी थी, इसके लिए आपतित किरण ये थी, और अपवर्तित किरण क्या थी, ये वाली अपवर्तित किरण है, अपवर्तन हो गया इसको। ठीक है, अब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है, इसके लिए आपतित किरण कौन सी है, ये वाली है। इस सरफेस के लिए आपतित किरण क्या है, ये वाली है। अब अपवर्तित किरण आगे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अब देखो आपतित किरण ये है, आपतित किस पर हुई है, बी बिंदु पर हुई है, तो बी बिंदु पर अभिलंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए बिंदु पर ये वाली आपतित हुई तो आपने अभिलंब ये खींचा। अब ये वाली प्रकाशीय किरण सरफेस के बी बिंदु पर आपतित हो रही है तो इस पर आप क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। तो इस पर अभिलंब कैसे खींचेंगे, ये वक्राकार पृष्ठ है ये वाला, तो इसका केंद्र किधर है, ये रहा।
इस केंद्र से विलंब गुजरेगा बीटा। तो विलंब बना दो आप पहले। ये अभिलंब होती, ठीक है। अब देखो प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। लेंस के अंदर जो मीडियम है वो सघन माध्यम है, बाहर है वो विरल माध्यम, ठीक है। तो ये जो प्रकाशीय किरण ए बी है वो लेंस के अंदर है, यानी कि सघन माध्यम है, और बाहर कौन सा है, विरल माध्यम, ठीक है। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन में जब को प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तो विलंब से क्या होती है, वो दूर हट जाती है। विलंब से क्या हो जाती है, वो दूर हट जाती है, और विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यहाँ रहा, इस वाले सरफेस में देखो आप, प्रकाशीय किरण ये थी, आपतित प्रकाशीय किरण ये, अपवर्तित ये, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगी, ये झुक गई, ये झुक गई ना, ये अभिलंब था, इसकी ओर झुक गई। क्यों, क्योंकि विरल से सघन में गई। हम जानते हैं विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अब यहाँ देखो आप, इस सरफेस के लिए ये सघन माध्यम है, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब कहाँ है इसका, देखो अभिलंब ये जा रहा है, ये अभिलंब है। अब इससे दूर करना है इसको, ठीक है। यहाँ से ये आपतित किरण है, इसको यहाँ से दूर करना है। अगर पास लाऊंगा तो ऊपर जाएगी, अगर दूर लेके जाऊंगा तो नीचे। तो इसको यहाँ बना देता हूँ, ये जा रही कि ये दूर दूर हो गई यहाँ से, डार्क बना दो, ठीक। जो रियल इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये बनेगी। ये आभासी प्रतिबिंब था इसको आई डैश दे देते हैं हम, ठीक है। दो प्रतिबिंब बनाए हैं हम लोगों ने, एक तो इस सरफेस के लिए ये बना आई डैश, ठीक है। इस सरफेस के लिए एक्चुअल जो प्रतिबिंब बनने वाला था वो बना आई है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर से आप लेंस से अपवर्तन होता, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि दोनों पृष्ठों के लिए इसको शो करना प्रकाश के अपवर्तन। पहले तो एल एम एन के लिए, फिर एल एम डैश एन के लिए, ठीक है। तो दोनों पृष्ठों के लिए आप इसको क्या करोगे, शो करोगे। ध्यान में आई ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रे डायग्राम बन जाएगा। जो एक्चुअल में इमेज बनेगी वो ये वाली होगी, ये वाली इमेज है बस। अब आपको अलग अलग पृष्ठों के लिए जो आपने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था वो लगाना, ठीक है। जो आपने कल या परसों फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक कौन सा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, μ2 बटा में v, μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। ये आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। अब यही फॉर्मूला आपको पहले तो इस सरफेस के लिए लगाना है, इस गोलीय पृष्ठ के लिए लगाना है, और बाद में आपको इस गोलीय पृष्ठ के लिए ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सीधी सी बात, दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ठीक है। ये प्रतिबिंब की डिस्टेंस है, ये बिंब की डिस्टेंस है, ये वक्रता त्रिज्या। आपने इस सरफेस, पहला जो सरफेस है इसकी वक्रता त्रिज्या अपने मान लेते हैं, कितनी है, r1। इसकी वक्रता त्रिज्या अपने मान लेते हैं कितनी है, r2, ठीक है। तो इतनी बात समझाइए आप। तो अपने सबसे पहले एल एम एन पृष्ठ के लिए, एल एम एन पृष्ठ के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एल एम एन पृष्ठ के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप। सबसे पहले आपके पास μ2 है, दूसरा माध्यम क्या है, देखो पहला इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए पहला माध्यम तो μ1 है, दूसरे माध्यम का आपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, μ2। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, μ2, ठीक है। अब प्रतिबिंब की डिस्टेंस, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब क्या बना है, ये बना, इस सरफेस से ये बना। तो इसको आप दे देते हो v डैश। बिंब की दूरी आप जानती हो क्या होती है, u होती है।
रियल इमेज ये आई बनी है तो इसको आप देते हो v, ये वाली इमेज की डिस्टेंस कितनी है v दे देते हो। इतनी बात समझाइए आप। तो अब देखो इसको अप्लाई करते हैं आप। μ2 दूसरे वाले माध्यम का अपूर्णांक, दूसरा माध्यम ये था तो μ2 लिख दिया। अब नीचे v प्रतिबिंब की डिस्टेंस, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब क्या क्या बना, ये वाला बना, ये वाला, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या है OI डैश, एक बार इसको ये लिखते हैं OI डैश माइनस। अब पहले माध्यम का अपूर्णांक, पहला माध्यम ये है तो इसका अपूर्णांक कितना है μ1, ठीक है। और u डिस्टेंस कितनी है इसकी u, ठीक है, बराबर u2 माइनस u1 बटा में त्रिज्या कितनी है r1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप 1 दे दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या दे दी इसको 1, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसको नाम दो आप ओ डैश, μ2 बटा में v डैश, μ1 बटा में u, μ2 माइनस μ1 बटा में r1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये आपने पहले सरफेस के लिए लगाया है फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूला आपको इस सरफेस के लिए लगाना है, इस पृष्ठ के लिए, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लिखोगे L m डैश n पृष्ठ के लिए, इस सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लिखना आप, ठीक है। तो ये जो सरफेस है इसके लिए पहला माध्यम क्या है, इधर बड़ा पहला माध्यम, उधर बड़ा दूसरा माध्यम। तो इस सरफेस के लिए पहला माध्यम कौन सा, ये वाला μ2, और दूसरा माध्यम ये वाला μ1, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, दूसरा माध्यम यहाँ लिया जाता है, दूसरा माध्यम इसमें कौन सा, इस सरफेस के लिए ये वाला। तो यहाँ आप क्या लोगे μ1, ठीक है। अब नीचे क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब डिस्टेंस कितनी है, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब क्या बना, ये बना, ये बना। तो ये डिस्टेंस आप लिख दो आप OI माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पहला माध्यम क्या है इसके लिए, इस सरफेस के लिए पहला माध्यम क्या है μ2। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, μ2 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, यहाँ μ2 लिख दिया। ये है u, प्रतिबिंब की डिस्टेंस। अब आप मुझे ये बताओगे कि इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो, इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो, ठीक है। इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब दूरी बताओ आप क्या होगी। देखो इस सरफेस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, देखो प्रतिबिंब दूरी हमेशा आपतित किरण की दिशा से आपको पता चलती है कि पृष्ठ पर आपतित किरण किधर से आ रही है, वहीं से आपका बिंब होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप इस सरफेस की यदि अपने बात करें तो इसकी आपतित किरण ये है, आपतित किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से अपने प्रतिबिंब दूरी ले ली, ये वाली, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि आपतित किरण इधर से आ रही है। अब यहाँ देखो आप इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण क्या है, ये रही। अब ये कहाँ से आ रही है, अपने कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। अब पीछे हम लोगों ने बढ़ाया तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाओ आप, आगे बढ़ाओगे तो यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना। तो ये इसके लिए आई डैश जो है वो बिंब का काम करेगा। इस सरफेस के लिए जो आई डैश है वो किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। बात समझाइए आप, इस सरफेस के लिए जो आई डैश है वो बिंब का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपतित किरण ऑब्जेक्ट से आती है। आपतित किरण कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, ये बिंब से आती है। तो इस सरफेस के लिए जैसे हम लोगों ने देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो उसके लिए आपतित किरण, देखो आपतित किरण ये है, ये आपतित हुई है, देखो कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा, ठीक है। बिंब की दूरी ये वाली होगी। इसी पृष्ठ के लिए देखा आपने, इस पृष्ठ पर आपतित किरण कौन सी है, ये वाली। अब ये कहाँ से आ रही है, पीछे बढ़ाओ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिली है। तो ये इस आई डैश के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट या बिंब का काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके लिए बिंब दूरी क्या होगी,
ओ आई डैश बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा इसका म्यू 1 माइनस म्यू 2 बटा में R2। इक्वेशन नंबर इसको एक बार वैल्यू पुट करते हैं अपना। म्यू 1 ओ आई कितना है V है, ओ आई डैश कितना है V डैश, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बटा में R2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक देखो समझाया आप, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ गई यहाँ, ठीक है। कितनी इक्वेशन आ गई? 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड करना आप, तो आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2, समीकरण 1 देखो ये, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? म्यू 2 बटा में V डैश म्यू 1 U, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटा इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना आप, प्लस म्यू 1 बटा में V माइनस म्यू 2 बटा में V डैश बराबर इसका राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड 8। यहां तक समझाया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया आप, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। म्यू 2 V डैश प्लस का है, म्यू 2 V डैश माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच गया आपके पास। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? म्यू 1, अंदर क्या रहा है? 1 माइनस V 1 अपॉन में U बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटा में R1। यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लेता तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालिए मैंने, तो ये माइनस का प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, तो म्यू 2 माइनस क्या बन जाएगा? म्यू 1 बटा में R2 म्यू 1 यहां से पूरे से कॉमन क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा। ये आ, ठीक है। यहां तक समझो आप। अब म्यू 1 को इधर ले जाओ आप डिवाइड में, म्यू 2 बटा में म्यू 1 अलग अलग डिवाइड में कर रहा हूं मैं। म्यू 1 बटा में म्यू 1 अंदर रहेगा R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इस म्यू 1 से म्यू 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। म्यू 2 बटे म्यू 1 आपको पता है क्या है? निरपेक्ष सापेक्ष अपूर्णांक होता है, ठीक है। 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U बराबर म्यू 1 2 माइनस 1 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2, ठीक है। अब 1 बटे V माइनस 1 बटे U, ये क्या है? कल हम लोगों ने लेंस सूत्र पढ़ा था। लेंस सूत्र वो क्या था? 1 बटे F V माइनस 1 बटा में U, ठीक है। तो 1 बटा V माइनस 1 बटा में U की जगह आप क्या रख सकते हो? 1 बटा में F म्यू 1 2 माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये आ जाएगा आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ड्राइव करते हो लेंस मेकर फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ड्राइव करना है। इसको आप एक बार घर पे करके देखोगे तभी आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। मेनली इससे डायग्राम ही है जो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर काम देगा ये, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले आपको फॉर्मूले वाली कॉपी के अंदर लिखते जाने हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके अपने न्यूमेरिकल्स में काम लेंगे। कल जैसे इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको काम देंगे,
ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट हो गया। कल नया टॉपिक लेके आएंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।